अब हम पढ़ रहे हैं, हमने मॉडर्न थ्योरी ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ लिया था। अब मैं डी ब्रोगली हाइपोथेसिस, डी ब्रोगली साइंटिस्ट का नाम है। 1923 में डी ब्रोगली एक साइंटिस्ट था, उसने बताया कि इलेक्ट्रॉन जो होता है, एटम पता है आप लोगों को क्या चीज़ होता है? इलेक्ट्रॉन आपको पता है, एटम के अंदर जो होता है वो इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है। डी ब्रोगली ने ये बताया कि इलेक्ट्रॉन जो होता है उसकी नेचर डुअल नेचर होती है। इलेक्ट्रॉन की नेचर डुअल होती है, डुअलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। डुअल नेचर क्या होती है? डुअल नेचर का मतलब ये होता है, उसकी डुअल नेचर की बुनियाद पर उसने एक हाइपोथेसिस दिया। और वो काइसा वाला पंखा चल रहा है, बिना वजह बंद करके जल्दी से। काइसा वाला पंखा बंद, कमरे का पंखा बंद करो। 6 7 8 कमरे का भी बंद करवाओ। काइसा मैंने देखा नहीं यार, बंद करवा के आओ जल्दी से। काइसा वाला बंद करवाओ, कमरे का भी बंद करवाओ। कमरे का भी बंद करवाओ, पता नहीं बंद करेगा क्या करेगा। बोलो कमरे का भी बंद करे, कमरे का भी बंद करो। क्या एक बंद कर दो, ऊपर वाला बंद कर दो। तो खड़े हो इतना लंबा, खड़े हो गए ऊपर। लाइट कितने 6 बजे गई है? ऊपर वाला, ऊपर वाला। हाँ ये बंद कर। अच्छा जी, 6 7 8 डी ब्रोगली साइंटिस्ट है, उसने हाइपोथेसिस दिया। डी ब्रोगली साइंटिस्ट ने हाइपोथेसिस दिया, वो ये कि बोला इलेक्ट्रॉन की डुअल नेचर होती है। इलेक्ट्रॉन की डुअल नेचर होती है। डुअल नेचर का मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रॉन एक पार्टिकल भी है, इलेक्ट्रॉन पार्टिकल की तरह भी बिहेव करता है और इलेक्ट्रॉन वेव की तरह भी बिहेव करता है। इलेक्ट्रॉन पार्टिकल की तरह भी मूव करेगा, इलेक्ट्रॉन कभी पार्टिकल की तरह मूव करेगा। पार्टिकल कैसे मूव करता है? तो ये जैसे ये पार्टिकल, सपोज पार्टिकल है, ठीक है, इसको फेंकोगे सीधा पे तो सीधा जाएगा, ये तो वेव की तरह तो नहीं घूमेगा ना। यूँ मैं सीधा फेंकूँगा, या पार्टिकल अगर है ये पार्टिकल में जैसे कुछ मास है तो सीधा जाएगा, ये इसे कहता है पार्टिकल। और इलेक्ट्रॉन वेव की तरह भी बिहेव करता है, यानी कभी इलेक्ट्रॉन मूव करते वक्त वेव की तरह बिहेव करेगा और कभी मूव करते वक्त बिल्कुल पार्टिकल की तरह बिहेव करेगा। ये कहते हैं डुअल नेचर, इसको कहते हैं डुअल नेचर है। उसका शेल ऑर्बिट तो होल है ना, तो फिर वो उसमें सर्कल में मूव करेगा। हाँ, तो सर्कल में तो यूँ यही एक तरीका तो यूँ है, देखो सर्कल में मूव कर रहा है, यूँ सर्कल में मूव कर रहा है, ये कहलाएगा पार्टिकल नेचर। अब सर्कल में ही मूव कर रहा है तो यूँ मूव करेगा वेव की तरह, वेव की तरह सर्कल में मूव कर रहा है। हीट में लेके फिर ऐसे हीट में लेके उसके साथ कुछ रिएक्शन। नहीं मैं किसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है मुझे बताया कि नेचर होती है। नहीं कोई भी पार्टिकल, देखो इसमें डायग्राम बनाइए, देखो अगर मैं सर्कल में मूव करेगा ना पार्टिकल के तौर पर, तो इस तरह मूव करेगा बिल्कुल, ठीक है, इस सर्कुलर पाथ में मूव करेगा। और जब वेव की तरह मूव करेगा तो इस तरह मूव करेगा। वो ऊपर वेव इस तरह होती है, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर, इसी तरह होती नहीं वेव, लहर की तरह। इसे कहते हैं वेव, वेव कहते हैं लहर, जिसे पानी में लहर आती है उसे कहते हैं वेव। तो डी ब्रोगली ने ये बोला कि इलेक्ट्रॉन जो है वो डुअल नेचर, डुअल का मतलब था दो नेचर रखना, पार्टिकल नेचर भी रखता है और वेव नेचर भी रखता है। वेव का मतलब मौजें, पानी में जो मौजें आती है, जैसे मतलब पानी में मौजें आ रही हैं, लहरें आ रही हैं, वेव समझते हो ना, समझ में आ रही है सबको, इसलिए वेव से पानी में लहरें आ रही हैं। यानी इलेक्ट्रॉन जो है वो पार्टिकल की तरह भी मूव कर सकता है, बिल्कुल करता है, और जब मूव करते हैं और मुझे बाद मरता मूव करते हैं वो वेव की तरह भी मूव करता है। तो डुअल नेचर होगा, इसे कहते हैं डुअल नेचर, डुअलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसे कहते हैं डुअलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। बोला जब किसी भी एलिमेंट के आप सब माइक्रोस्कोपिक लेवल पे जाओगे, यानी बहुत छोटे पैमाने पे जब जाके देखोगे किसी भी एटम को, किसी भी एलिमेंट के किसी भी एटम को बहुत छोटे पैमाने पे जाके देखोगे, बहुत बारीकी से जाके देखोगे, तो आपको सब ऐसे ही नज़र आएंगे कि सब जो डुअल नेचर रखते हैं, यानी पार्टिकल की तरह भी बिहेव करेंगे, मूव करते हुए पार्टिकल की तरह मूव कर रहे होंगे, और कभी देखोगे वेव की तरह मूव कर रहे हैं। तो ये कहते हैं डुअल नेचर रखना।
अब प्लैंक ने एक फार्मूला दिया था हमको, प्लैंक ने दिया था ना E इक्वल टू एच म्यू एच वी, जो छोटा था वी को तोड़ दिया तो घुमाया था। प्लैंक ने एक फार्मूला दिया था एनर्जी इक्वल टू एच न्यू। मैंने बताया था अगर आपको कोई भी एनर्जी है, इलेक्ट्रॉन जो है हायर एनर्जी ऑर्बिट से लोअर एनर्जी ऑर्बिट में अगर आ रहा है, इलेक्ट्रॉन अगर हायर एनर्जी ऑर्बिट से लोअर एनर्जी ऑर्बिट में अगर आ रहा है, या हायर एनर्जी शेल से लोअर एनर्जी शेल में अगर आ रहा है, आपको एनर्जी निकालनी है। और अगर वो हायर एनर्जी ऑर्बिट से लोअर एनर्जी ऑर्बिट में अगर इलेक्ट्रॉन आ रहा है, तो अगर आपकी एनर्जी मालूम करनी है कितनी एनर्जी है, ठीक है, तो आप इस फॉर्मूला निकाल सकते हैं। ये प्लैंक ने दिया था E इक्वल टू एच म्यू। प्लैंक ने इक्वेशन दी थी E इक्वल टू एच म्यू। एच क्या था, प्लैंक कांस्टेंट था, ये म्यू जो था फ्रीक्वेंसी थी। यानी अगर हाई एनर्जी ऑर्बिट से लोअर एनर्जी ऑर्बिट में आ रहा है, तो मैंने कहा था वो कुछ एनर्जी को क्या करेगा, वो रेस निकालेगा, नहीं रेडिएशन निकालेगा। रेडिएशन का कलर होगा, या तो रेड कलर की रेडिएशन निकालेगा या ब्लू कलर की रेडिएशन। तो जो रेड कलर की रेस निकाल रहा है, उस रेड कलर की रेस की फ्रीक्वेंसी ले लो, वो है फ्रीक्वेंसी, मैं समझा चुका हूँ। उसकी फ्रीक्वेंसी ले लो और एच प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू उसको मल्टीप्लाई करा दो, तो जो आंसर निकल कर आएगा वो एनर्जी निकल कर आएगी। वो कितनी एनर्जी जब हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में आए तो कितनी एनर्जी उसने इमिट की, या लोअर एनर्जी से हायर ऑर्बिट में कितनी एनर्जी उसने अब्जॉर्ब की। और एक और साइंटिस्ट जो हमने तो पढ़ा था कि आइंस्टाइन ने बोला था कि E इक्वल टू mc²। आइंस्टाइन ने फॉर्मूला बताया कि एनर्जी और मास में क्या रिलेशन, एनर्जी इक्वल टू होता है मास और C होता है स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट का स्क्वायर करो और मास से मल्टीप्लाई करो तो उस बॉडी की एनर्जी निकल जाएगी। और किसी बॉडी की आपको एनर्जी निकालनी है तो उस बॉडी के मास को स्पीड ऑफ लाइट के स्क्वायर से मल्टीप्लाई करा दो, उस बॉडी की एनर्जी निकल कर आएगी। एक फार्मूला दिया प्लैंक्स ने, एक फार्मूला दिया आइंस्टाइन ने, दोनों एनर्जी को ही बता रहे हैं। ये भी एनर्जी को बोल रहा है, ये भी एनर्जी को बोल रहा है। E इक्वल टू एच म्यू और E इक्वल टू mc²। ये वाला एनर्जी इसके बराबर है, ये वाला एनर्जी इसके बराबर है, ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। E इक्वल टू एच न्यू है, E इक्वल टू mc² है, ये भी एनर्जी इसके बराबर है, ये भी एनर्जी है इसके बराबर है। ये वाली इक्वेशन प्लैंक की इक्वेशन है, ये वाली इक्वेशन आइंस्टाइन की इक्वेशन है। यहाँ पर भी एनर्जी है एच फ्रिक्वेंसी के बराबर, और यहाँ पर एनर्जी है मास और स्पीड ऑफ लाइट के बराबर है, ठीक है। यहाँ पर क्या बोल रहा है, यहाँ पर इन सोल्यूशन में क्या कर, अगर जो इलेक्ट्रॉन एटॉमिक बिहेवियर करेगा, यानी इलेक्ट्रॉन पार्टिकल की तरह बिहेव कर रहा है, तो ये वाली एनर्जी की इक्वेशन लगेगी। इलेक्ट्रॉन अगर वेव की तरह बिहेव कर रहा है, उसकी एनर्जी निकाल के ये वाला फॉर्मूला लगाऊंगे। समझ आ रही बात ये, इलेक्ट्रॉन अगर पार्टिकल की तरह बिहेव कर रहा है तो उसकी एनर्जी निकालने के लिए ये वाला फॉर्मूला लगाऊंगा आइंस्टाइन का। इलेक्ट्रॉन का मास लोगे, स्पीड ऑफ लाइट लोगे, इसका स्क्वायर करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, तो इलेक्ट्रॉन एनर्जी निकल कर आएगी। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन अगर वेव की तरह बिहेव कर रहा है तो उसकी एनर्जी निकालने के लिए E इक्वल टू एच म्यू का फार्मूला लगाओगे। एच प्लैंक कांस्टेंट और ये फ्रीक्वेंसी, यानी वेव की तरह बिहेव कर रहा है, वेव की तरह बिहेव कर रहा है तो उसकी हर वेव की अपनी फ्रीक्वेंसी होती है। उस वेव की फ्रीक्वेंसी जैसी बिहेव कर उसकी फ्रीक्वेंसी निकाल लो, उसको प्लैंक कांस्टेंट मल्टीप्लाई करा दो, एनर्जी निकल कर आएगी। एनर्जी इसके भी बराबर है, एनर्जी इसकी भी बराबर है, तो ये दोनों अपने बराबर हो जाएंगे। हम लिख दिए एच म्यू इक्वल टू mc²। ये एनर्जी इसके बराबर, ये एनर्जी इसके बराबर, एनर्जी ये भी है, एनर्जी ये भी है, और दोनों एनर्जी आपस में इक्वल है। एनर्जी ये इसके इक्वल, एनर्जी इसके भी इक्वल है, एनर्जी इसके भी इक्वल है, ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे। एच म्यू इक्वल टू mc² हो जाएगा, दिस इक्वल टू दिस mc² हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे आप, अब आपको ये फ्रीक्वेंसी निकालनी है, इसको सिर्फ ये क्या फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी निकालनी, तो फ्रीक्वेंसी बराबर हो जाएगा क्या, mc² एच मल्टीप्लाई हो जाकर नीचे डिवाइड होगा, डिवाइड बाई एच हो जाएगा। ये हो जाएगा फ्रीक्वेंसी बराबर हो जाएगी mc² डिवाइड बाई एच, ठीक है। छुट्टियाँ करोगे तो समझ में वैसे भी नहीं आएगा। ये मैं सब पढ़ा चुका हूँ, ये क्या चीज़ थी, एनर्जी थी, ये क्या एनर्जी, जैसे सिंपल इनका इक्वेशन है। एनर्जी एच म्यू के बराबर है, ये म्यू क्या फ्रीक्वेंसी है, एनर्जी mc² है। ये आइंस्टाइन ने इक्वेशन दी थी। अगर कोई पार्टिकल, अगर कोई बॉडी पार्टिकल की तरह बिहेव कर रही है, उसकी एनर्जी निकालनी है, इस फॉर्मूला निकालोगे। अगर कोई बॉडी इस तरह मूव कर रही है कि वो वेव की तरह मूव कर रही है, तो उसकी एनर्जी निकाल, ये फॉर्मूला लगाओगे। दोनों में एनर्जी निकल कर आती है, एनर्जी इसकी भी बराबर है, एनर्जी इसकी भी बराबर है, तो ये दोनों आपस में बराबर हो गए। हमने एच म्यू को बराबर करा दिया mc², इन दोनों को बराबर करा दिया, क्योंकि ये भी E के बराबर है, ये भी E के बराबर है, ये दोनों आपस में बराबर हो गए। एच इक्वल टू mc²। अब अगर आपको सिर्फ फ्रीक्वेंसी निकालनी है, यानी अगर ये इलेक्ट्रॉन अगर वेव की तरह बिहेव कर रहा है और उस वेव की अपनी फ्रीक्वेंसी निकालनी है, तो फिर ये फ्रीक्वेंसी है, वेलोसिटी नहीं, फ्रीक्वेंसी है। V को थोड़ा टेढ़ा किया है, फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी किससे बराबर हो जाएगी, फ्रीक्वेंसी बराबर हो जाएगी mc², एच चूँकि मल्टीप्लाई हो जाकर नीचे पर डिवाइड हो जाएगा, राइट साइड पर डिवाइड हो जाएगा, तो V फ्रीक्वेंसी इक्वल टू mc² अपॉन एच, ये इक्वेशन बन जाएगी आपकी।
तो उसके बाद उसने बताया कि अब जो भी वेव, जब भी कोई बॉडी वेव की तरह बिहेव करता है, वेव की तरह मूव करता है, तो हर वेव की अपनी एक फ्रीक्वेंसी होती है और हर वेव की अपनी वेव लेंथ भी होती है। हर वेव की अपनी फ्रीक्वेंसी होती है, हर वेव की अपनी वेव लेंथ होती है। वेव लेंथ और फ्रीक्वेंसी में होता क्या जी, देखो वेव लेंथ और फ्रीक्वेंसी में कैसा फर्क समझ में आएगा। वेव लेंथ और फ्रीक्वेंसी होती है, वेव लेंथ और फ्रीक्वेंसी में क्या समझ में आएगा, ये अब मैं समझाता हूँ डायग्राम से। देखो वेव लेंथ फ्रीक्वेंसी, वेव लेंथ क्या होती है भाई, देखो ये एक वेव मूव कर रही है, वेव इसी तरह मूव करती है ना, ऊपर नीचे, या फिर तुम समझ लो ये पानी की वेव है, कोई भी वेव है, ठीक है, वेव इसी तरह मूव करती है ना। पानी की वेव आती है ऊपर जाती है, फिर नीचे आती है, फिर ऊपर होती है, फिर नीचे, इस तरह पानी की वेव ध्यान में रखो। अब हम यहाँ बात कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन जब जंप करता है हायर एनर्जी ऑर्बिट से लोअर एनर्जी ऑर्बिट में जंप करता है, तो क्या करता है, वो एनर्जी इमिट करता है। लोअर एनर्जी ऑर्बिट से हायर एनर्जी ऑर्बिट में जाता है तो क्या करता है, एनर्जी अब्जॉर्ब करता है, ठीक है। तो जब इलेक्ट्रॉन एनर्जी इमिट करेगा तो रेडिएशन से इमिट करता है। बेसिकली क्या इमिट कर रहा होता है, रेडिएशन इमिट कर रहा होता है। एनर्जी किस शक्ल में, रेडिएशन है, रेडिएशन की शक्ल में होती है वेव की, वेव की शक्ल में मूव निकल रही होती है, तो रेडिएशन निकल रही होती है, ये रेशुआएँ जो निकल रही होती है वो वेव की तरह निकल रही होती है, ठीक है। तो अब हर वेव की, चाहे वो पानी की वेव हो चाहे कोई भी, ये साउंड वेव है, साउंड हमारी साउंड भी वेव की तरह ट्रैवल करती है। तो हर वेव जो है उसके अंदर दो चीज़ें होती हैं, एक होती है फ्रीक्वेंसी, एक होती है वेव लेंथ। और फ्रीक्वेंसी क्या होती है, अब फर्स्ट करो वेव लेंथ, पहले तो वेव लेंथ बता दूँ। ये जो वेव है ना, ये वेव का सबसे ऊपर वाला हिस्सा, ये एक कंप्लीट वेव क्या कहलाएगी, यूँ यहाँ से गई, यहाँ से स्टार्ट हुई, ऊपर गई, फिर यहाँ से दोबारा नीचे, यहाँ से यहाँ तक एक कहलाएगी एक कंप्लीट वेव। दूसरी कंप्लीट वेव फिर यहाँ स्टार्ट हुई, फिर यहाँ से अब ये दूसरी कंप्लीट वेव, तीसरी कंप्लीट वेव यहाँ से स्टार्ट हुई, यहाँ से ये तीसरी कंप्लीट वेव, ठीक है। और ये पता ये चार वेव है, 1 2 3 4, ठीक है। वेव लेंथ क्या होता है, ये जो सबसे ऊपर वाली साइड है यहाँ से, और ये दूसरी जो ऊपर वाली साइड है यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस मेजर कर लो, लेंथ निकाल लो कितनी लेंथ है, तो वो कहलाती है वेव लेंथ, वेव की लेंथ। इसको कहते हैं, इस सिंबल से करते हैं, ये कहलाते हैं वेव लेंथ। लैम्डा, लैम्डा पढ़ते हैं, लैम्डा सिंबल है, सिंबल का नाम है लैम्डा। और ऐसा करते हैं, यूँ करते हैं और टी को थोड़ा यूँ बना देते हैं, लैम्डा। लैम्डा शो करता है किसी भी वेव की लेंथ। वेव की लेंथ क्या होती है, इसे कहते हैं ट्रफ, इसे कहते हैं करस्ट, ट्रफ एंड करस्ट। ऊपर के साथ ट्रफ, नीचे के साथ करस्ट। दो ट्रफ के दरमियान का लेंथ या दो करस्ट के दरमियान की लेंथ कहलाती है, उसकी वेव लेंथ कहलाती है, ठीक है। ये इसकी वेव लेंथ कहलाती है किसी भी वेव की लेंथ। अब मैं कहूँ इस पेंसिल की लेंथ निकालो तो तुम क्या करोगे, पेंसिल स्केल यहाँ पर रखोगे, यहाँ से यहाँ पर स्केल मेजर कर लोगे 5 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर, वो कर लो। लेकिन वेव तो ऊपर नीचे हो रही है ना, तो उसको तो आप स्केल तो रख के नहीं कर सकते। तो उसमें क्या करते हैं, दो जो अपर पोजीशन जो होती है या दो करस्ट, जो करस्ट कहलाता है किसी भी वेव का, एक करस्ट फिर दूसरा करस्ट, और नीचे वाला जो पोर्शन ये ट्रफ कहलाता है, एक ट्रफ दो ट्रफ। यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ अगर तुम मेजर यहाँ पर स्केल लग के मेजर करोगे, जो लेंथ निकल कर आएगी वो कहलाएगी वेव की लेंथ, ठीक है। और फ्रीक्वेंसी क्या होती है, कितने टाइम में, नंबर वाइज पर 1 सेकंड कितने टाइम में कितनी बार वो फ्रीक्वेंसी। जैसे मैं कहूँ इसमें फ्रीक्वेंसी कितनी है, एक फ्रीक्वेंसी, फिर दूसरी फ्रीक्वेंसी, फिर तीसरी फ्रीक्वेंसी, फिर चौथी फ्रीक्वेंसी। कहूँगा इस पूरे लेंथ में 4 फ्रीक्वेंसी, 1 2 3 4 फ्रीक्वेंसी, 4 टाइम मेरी नंबर वाइब्रेशन पर 1 सेकंड में कितनी बार वाइब्रेट हुई। एक बार वाइब्रेट हुई, फिर दूसरी बार वाइब्रेट हुई, फिर तीसरी बार वाइब्रेट हुई, फिर चौथी बार वाइब्रेट हुई। 4 बार वाइब्रेट हुई है, वाइब्रेशन हुई, यानी ऊपर और नीचे। वाइब्रेशन का मतलब समझते हो ना, बता चुका हूँ। वाइब्रेशन क्या होता है, यानी कि किसी मीन पोजीशन ऊपर नीचे जाना। आप कोई चीज़ रखोगे तो ऊपर नीचे पोजीशन मूव करेगी। तो वाइब्रेशन या तो वेव की सूरत में जब बात करते हैं, हम करते हैं यहाँ से कंप्लीट एक वेव कहलाती है। तो ये कहलाएगी इसकी एक फ्रीक्वेंसी, एक, फिर यहाँ से यहाँ तक 2, फिर यहाँ से यहाँ तक 3, फिर 4, तो 4 टाइम्स फ्रीक्वेंसी उसकी है। ये इसकी कहलाएगी फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी को एक्स से जारी करते हैं या वी को थोड़ा टेढ़ा करते हैं। तो किसी भी वेव के अंदर वेव लेंथ होती है और फ्रीक्वेंसी होती है। अब मैं बताऊँ, देखो अब ये फ्रीक्वेंसी अभी तुम लोगों को क्लियर नहीं हुआ, फ्रीक्वेंसी वेव लेंथ तो क्लियर हो गया ना। वेव लेंथ फ्रीक्वेंसी, अब देखो मैं 2 वेव बना रहा हूँ, बताओ किसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, किसकी फ्रीक्वेंसी कम है। ये एक वेव बना रहा हूँ मैं, ठीक है, ये मैंने वेव बनाई, ठीक है, और ये एक वेव में बना रहा हूँ।
अब बताओ इन दोनों में फ्रीक्वेंसी किसी ज़्यादा है, फ्रीक्वेंसी किसी कम है? नीचे वाले की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा और नीचे ऊपर वाले फ्रीक्वेंसी कम है। ठीक, समझ में बात आ गई। अब फ्रीक्वेंसी क्या होती है? 1 2 3 4 5 में 1 2 3, ठीक है, इसको काउंट करो। इसकी फ्रीक्वेंसी कम है पार्ट्स को तोड़ा जाए तो उसके पार्ट्स को जितना पीसेस में डिवाइड किया जाए उससे फ्रीक्वेंसी है। अब नहीं, फ्रीक्वेंसी होती है नंबर ऑफ वाइब्रेशन पर सेकंड। एक सेकंड में कितनी वाइब्रेट जो ये ज़्यादा वाइब्रेट करी ना, एक बार, फिर दूसरी बार, फिर तीसरी बार, फिर चौथी बार, यहाँ कितनी बार करी? 1 2, बस 2 बार ही वाइब्रेट किया इसने यहाँ पर 2 बार वाइब्रेट किया। देखिए लाइन की फ्रीक्वेंसी कम है। यहाँ पर एक बार एक कंप्लीट वेव पूरा देखे जाते हैं। एक कंप्लीट वेव यहाँ से शुरू होती है, यहाँ पर ख़त्म होती है। एक कंप्लीट वेव, दूसरी कंप्लीट वेव यहाँ पर शुरू, यहाँ पर ख़त्म हुई। तीसरी कंप्लीट वेव यहाँ पर शुरू, यहाँ पर ख़त्म हुई। चौथी कंप्लीट वेव यहाँ पर शुरू, यहाँ पर ख़त्म हुई। 1 2 3 4 मरतबा वाइब्रेशन इसने की है। और यहाँ पर एक कम यहाँ से शुरू, यहाँ पर ख़त्म हुई, यहाँ से शुरू, यहाँ पर 2 मरतबा वाइब्रेशन की। तो इसकी वाइब्रेशन ज़्यादा है, इसकी वाइब्रेशन कम है। तो अब कहोगे इसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, इसकी फ्रीक्वेंसी कम है। अच्छा, जिसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है, ठीक है, उसकी वेवलेंथ कम होती है। तो जिसकी वेवलेंथ ज़्यादा होती है उसकी फ्रीक्वेंसी। अब देखो इसकी वेवलेंथ, देखो 2 क्रस्ट के दरमियान का डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, ये बताया ना मैंने, वेवलेंथ कहलाता है। और इसका देख लो डिस्टेंस, कौन सा डिस्टेंस ज़्यादा है? ये डिस्टेंस ज़्यादा है या ये डिस्टेंस ज़्यादा है? इसका यानी डिस्टेंस का वेवलेंथ, जिसकी वेवलेंथ ज़्यादा है फ्रीक्वेंसी कम है, इसकी वेवलेंथ कम है, वेवलेंथ कम है तो फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है। याद रखना, जब भी किसी वेव की वेवलेंथ ज़्यादा होगी तो उसकी फ्रीक्वेंसी कम होगी, तो किसी वेव की वेवलेंथ कम होगी तो फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी। समझ आ गया अभी वेवलेंथ की फ्रीक्वेंसी में? ठीक है, तो ये उसने बताया। तो उसने बताया कि अब उसने मज़ीद ये बोला कि तो उसने बोला जो वेवलेंथ जो निकलती, जो वेवलेंथ निकलेगी वो इसके बराबर होती है। तो डी ब्रोगली के मुताबिक वेवलेंथ जो होती है वो होती है h/p के बराबर होती है। h क्या है? प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू, और p क्या? मोमेंटम तो पता है ना, यानी मास इनटू वेलोसिटी। तो बोला वेवलेंथ अगर आप निकालने जाओगे, इलेक्ट्रॉन का जब वेवलेंथ निकालोगे, इलेक्ट्रॉन जब वेव की तरह बिहेव कर रहा होगा, तो ये जब मूव करते वक्त वेव की तरह बिहेव कर रहा होगा, तो उस वेव की अगर वेवलेंथ निकालनी होगी तो अब ये फार्मूला लगाना, वेवलेंथ इक्वल टू होता है h/p। h प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू रखना, अपॉन p क्या? मोमेंटम, यानी उस इलेक्ट्रॉन का मास और उसकी वेलोसिटी को मल्टीप्लाई कर देना, तो उसकी वेवलेंथ निकल कर नहीं, इलेक्ट्रॉन का मास आपको दिया जाता है, इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी आपको बताई जाएगी, इस वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तेज़ है, स्लो है, और मास उसका फिक्स होता नहीं है। तो उसने बोला, डी ब्रोगली ने एक और बात बोली, जितनी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं वो उनके अंदर भी यही होता है कि वो पार्टिकल बिहेव रखती हैं और वेव नहीं, पार्टिकल और वेव दोनों नेचर रखती हैं। जितनी भी चीज़ें हैं, अगर आप माइक्रोस्कोपिक लेवल पर देखोगे, तमाम चीज़ों की नेचर जो होती है डुअल होती है, यानी वो पार्टिकल बिहेव भी करेंगी और वेव बिहेव भी करें। वेव की तरह भी मूव करते वक्त पार्टिकल बिहेव भी कर सकती हैं और वेव की तरह भी बिहेव कर सकती हैं। और दोनों जो नेचर है आपस में इंटरचेंजेबल है, यानी कभी इलेक्ट्रॉन पार्टिकल बिहेव मूव करता करता वेव नेचर में आ जाएगा, कभी वेव से मूव करता करता पार्टिकल नेचर में आ जाएगा। तो इंटरचेंजेबल है, ऐसा नहीं कि इलेक्ट्रॉन अगर वो चेक करो, तो ऐसा नहीं होता कि इलेक्ट्रॉन जो है अगर वो पार्टिकल बिहेव का अगर वो पार्टिकल की तरह पार्टिकल की तौर पर जब मूव कर रहा हो तो पार्टिकल ही रहेगा, वो वेव में कन्वर्ट नहीं होगा। पार्टिकल की तरह बिहेव करते करते अचानक वेव बन जाएगा मूव करते हुए, और वेव की तरह का वेव की तरह वो बिहेव उसकी मूवमेंट अगर वेव की तरह है तो वेव की तरह मूव करते करते अचानक पार्टिकल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये आपस में चेंज भी हो सकती है, इंटरचेंज हो सकती है आपस में। ठीक है, ये था डी ब्रोगली का हाइपोथेसिस दिया था उसने, कि लॉ नहीं है, वो हाइपोथेसिस तस्दीक दिया। ठीक है, समझ आएगी बात। ये यहाँ पर क्लोज कर रहा हूँ। तो ये आप याद करके आएंगे, ये वाला आपका केमिस्ट्री का काम है, तो इसमें कोई काम नहीं है, मैथ्स आपको काम दे देगा। ठीक है, हाँ, मैं बता रहा हूँ।